हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बिजनेस स्टैटिस्टिक्स व्यावसायिक सांख्यिकी के पेपर में मैं डॉक्टर स्नेहा बाबेल, असिस्टेंट प्रोफेसर अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आप लोगों से यूनिट नंबर सेकंड में फर्स्ट टॉपिक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से संबंधित विभिन्न जो प्रोविज़न्स हैं वो डिस्कस कर रही हूँ। इस पूरे वीडियो को स्टूडेंट्स आपको व्यू करना है। मेरा ये वीडियो हिंदी एज वेल एज इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में आपको देखने को और सुनने को मिलेगा। इसे अच्छे से समझें, उसी के अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाएं। आप लोगों को मैं रेफरेंस बुक्स बता चुकी हूँ। जिस भी टॉपिक को मैं इस वीडियो में डिस्कस करती हूँ उसको डिटेल्ड में अपनी नोटबुक्स में आपको समझना है, उसे कॉपी करना है, उस पूरे प्रोविज़न्स को, साथ ही साथ अपनी रेफरेंस बुक से वो चीज़ें आपको डिटेल में पढ़नी भी हैं, जिससे कि एग्ज़ाम टाइम तक आपकी इस चीज़ का जो आप वीडियो में देख रहे हैं उसका कंप्लीट रिवीजन हो सके। नाउ टुडेज टॉपिक फॉर डिस्कशन इज दैट मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। A measure of central tendency is a typical value around which other figures congregate. Measure of location or position of a frequency distribution are called averages. यूटिलिटी एंड इम्पॉर्टेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज मैं आगे आपको इसी में समझाऊंगी। तो सांख्यिकी जो एनालिसिस है उसका मेन ऑब्जेक्ट जो है वह सभी डेटास के समूह के ऐसे प्रतिनिधि मूल्य का अनुमान लगाना होता है जिसके कि आसपास अधिकांश मूल्य संग्रहित होते हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप एक ऐसा विशिष्ट मूल्य है जिसके चारों ओर अन्य सभी समंक बिखरे हुए होते हैं। जब हम पूरे यूनिवर्स की बात करते हैं स्टूडेंट, तो उसमें बहुत सारी वैल्यूज़ का जो है वो हम सेलेक्ट करते हैं। तो उस पूरे यूनिवर्स का प्रतिनिधित्व करने के लिए और उस पूरे समग्र के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए उस मूल्य को सांख्यिकी में, स्टैटिस्टिक्स में एवरेज कहा जाता है। और एवरेज जनरली उस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन का सेंट्रल एरिया होता है, सेंट्रल भाग होता है। इसलिए इसे सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप जो है वह कहा जाता है, जो रिप्रेजेंट करता है उस पूरी सीरीज में विद्यमान डेटा की विशेषताओं को। तो एक श्रेणी में उसके केंद्रीय प्रवृत्ति का आशय, सेंट्रल टेंडेंसी से तात्पर्य है उस समंक श्रेणी के अधिकांश मूल्यों की किसी एक मूल्य के आसपास केंद्रित होने की प्रवृत्ति से है जिसे मापा जा सके। इस प्रवृत्ति के माप को ही माध्य कहते हैं। सो स्टूडेंट, स्टैटिस्टिक्स में राइटली बी कॉल्ड द साइंस ऑफ एवरेजेस। जब हम बात करते हैं यूटिलिटी एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज, सो उसके अंतर्गत सिंपल एंड कॉन्साइज पिक्चर ऑफ अ ग्रुप ऑफ डेटा, फैसिलिटी इन कंपैरिजन, हेल्पफुल इन मेकिंग सूटेबल पॉलिसीज, बेसिस फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, फॉर्मुलेशन ऑफ मैथमेटिकल रिलेशन, एस्टिमेशन अबाउट द होल पॉपुलेशन। यानी यह एक ऐसा मूल्य है जो समंकों के पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें हम तुलनात्मक अध्ययन जो है वह कर सकते हैं। साथ ही साथ इन सभी एवरेजेस की सहायता से फ्यूचर की हमारी जो भी प्लानिंग्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उसमें हमें सूटेबल जो है वह गाइडेंस मिल जाती है। जब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी में किस तरीके से सभी डेटास का प्रतिनिधित्व, सेंट्रलाइजेशन किया जाता है, क्योंकि डेटास में सामान्यतः यह टेंडेंसी पाई जाती है कि जैसे जैसे वैल्यूज़ बढ़ती जाती हैं तो उनकी फ्रिक्वेंसीज या पदों की संख्या भी बढ़ती जाती है, जो एक बिंदु पर अधिकतम हो जाती है। स्टूडेंट, जो आप देखिए, मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाया है, उसमें सेंट्रल पॉइंट, उस सेंट्रल पॉइंट पर टेंडेंसी टू क्लस्टर एट सेंट्रल पॉइंट बढ़ती गई।
इस मिड पॉइंट पे जो नीचे की तरफ वापस x आ रहा है, इस मिड पॉइंट पे x बार इज इक्वल टू m इज इक्वल टू z। ये x बार क्या है? अर्थमेटिक मीन। m क्या है? मीडियन। z क्या है? बहुलक। समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक। फिर हम देखते हैं कि इस सेंट्रल पॉइंट के बाद में जब मैक्सिमम वैल्यू आ गई, उसके बाद में वो डिक्रीज होने लगती, परंतु फिर भी अधिकांश मूल्य केंद्रीय मूल्य के आसपास ही केंद्रित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास में ऐसे बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जिन्हें कि 0 गेन हुए हों मार्क्स, लेकिन ऐसे भी स्टूडेंट बहुत कम होंगे जिनके कि 100% मार्क्स आए हों। यानी मोस्टली स्टूडेंट्स आर फ्रॉम 40 to 50% के आसपास केंद्रित हो गई। तो यह क्लियर है कि स्टूडेंट्स द्वारा जो भी मार्क्स गेन किए गए, उन मार्क्स के वितरण इस टेंडेंसी को एक्सप्लेन करता है कि डेटास का सेंट्रलाइजेशन एक प्रतिनिधि मूल्य के आसपास ही देखने को मिलता है। यही प्रवृत्ति केंद्रीय प्रवृत्ति कहलाती है। सो टेंडेंसी टू क्लस्टर एट सेंट्रल पॉइंट, एक बार देखिए नीचे से ऊपर की तरफ, चाहे लेफ्ट हो या राइट हो, दोनों में ही ये चीज़ ग्राफ में हमें देखने को मिल रही है। दैट इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी। इसे हम कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। ये जो पूरी प्रवृत्ति पाई गई है वह कहलाएगी सेंट्रल टेंडेंसी। और सेंट्रल टेंडेंसी के ऑब्जेक्ट्स एंड फंक्शंस जो मैं आप लोगों को सेंट्रल टेंडेंसी की बता ही चुकी हूँ कि टू प्रेजेंट कलेक्टेड डेटा इन ब्रीफ, कंपैरेटिव स्टडी, टू रिप्रेजेंट होल ग्रुप, algebraic expression for analysis, basis for future planning and mutual relationships। जब हम बात करते हैं essential properties of an ideal average, आदर्श माध्य के आवश्यक लक्षण, requisites of good average, किसी भी आदर्श माध्य में क्या क्या जो है वह मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। रिप्रेजेंटेशन, क्लियर एंड रिजिड, स्पेसिफिक डिटर्मिनेशन, easy and quick, last effect of sampling fluctuation, absolute figure, algebraic treatment, based on all observation and based on value of series। यानी जो एक आदर्श माध्य होता है वह स्थिर एवं स्पष्ट रूप से परिभाषित हो ताकि यूनिवर्स की एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का जो है वह प्रतिनिधित्व कर सके, गणना करने एवं समझने में सरल हो तो के आसानी से विश्लेषण एवं निर्वचन संभव हो सके, माध्य की एक निश्चित संख्या हो ताकि अधिक तर्कसंगत अध्ययन संभव हो सके, सभी मूल्यों पर आधारित हो ताकि पूरे समूह के लक्षणों का संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत हो सके, माध्य निरपेक्ष संख्या के रूप में एब्सोल्यूट वैल्यू के रूप में व्यक्त हो ताकि ये प्रतिशत या अन्य किसी सापेक्ष माप के द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जा सके, माध्य में प्रतिचयन स्थिरता हो, साथ ही साथ माध्य में बीजगणितीय विशेषताएं जो हैं वह विद्यमान होनी चाहिए। सो दीज आर द रिक्विजिट्स ऑफ गुड एवरेजेस या एसेंशियल प्रॉपर्टीज ऑफ गुड एवरेजेस। Averages is a representative value of group of data. So according to Professor Yule and Kendall, an ideal average must possess the following qualities. That is, it should be easy to understand, simple calculation, based on all terms, well defined, capable of future algebraic treatment, stable to sampling, least affected by extreme value. Now the three orders of measurement statistical analysis में first order, second and third. The first order, these measures are used for studying the values of observation around which most of the items concentrate. It is the first stage of statistical calculation. So first order of measurement को central tendency, measure of central tendency भी कहा जाता है। Measure of second order, these are used for studying the disparity of values around the averages. It is the second stage and known as measures of dispersion. अपकिरण के माप ये द्वितीय माप है। और measures of third order, these are used for studying the concentration of frequencies. This stage is known as measure of skewness, विषमता। स्टूडेंट तीन माप मैंने आपको बतलाए। फर्स्ट ऑर्डर सेंट्रल टेंडेंसी, सेकेंड ऑर्डर मेजर ऑफ डिस्पर्सन अपकिरण का माप, थर्ड ऑर्डर मेजर ऑफ स्क्यूनेस विषमता का माप। तो फर्स्ट ऑर्डर है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप।
जब हम बात करते हैं टाइम्स ऑफ एवरेजेस, सो स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ एवरेजेस के अंतर्गत एवरेज ऑफ पोजीशन, सो काइंड्स ऑफ एवरेजेस, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एवरेज, पोजीशनल, मैथमेटिकल और बिजनेस। पोजीशनल में है मीडियन एंड मोड, सिंबल है इसका M और Z, जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी अभी व्हाट्सएप ग्रुप में, उसको आपको कंप्लीट इंग्लिश में पूरा चार्ट आप लोगों को मिलेगा। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए वीडियो आ ही रहा है और इंग्लिश में बाकायदा ये चार्ट दिया जाएगा आप लोगों को। मैथमेटिकल में अर्थमेटिक मीन x बार, ज्योमेट्रिक मीन G, हार्मोनिक मीन H और क्वाड्रेट्रिक मीन QM। बिजनेस में मूविंग एवरेज, प्रोग्रेसिव एवरेज और कॉम्पोसाइट एवरेज। ये थे आपके काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज। टूडेज असाइनमेंट स्टूडेंट्स फॉर यू, व्हाट डू यू मीन बाय मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड स्टेट टू ऑब्जेक्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से आप क्या समझते हैं तथा सांख्यिकीय माध्य के उद्देश्य बतलाइए। जो मेरे इस वीडियो में मैंने अभी आप लोगों को बताया है स्टूडेंट, वो आप लोग कंप्लीट करें उस चीज़ को, और इस चीज़ को कंप्लीट करने के बाद में स्टूडेंट्स आप लोग अपने नोट्स जो हैं वो रेगुलर अपडेट करते रहें, अपनी रेफरेंस बुक से उस चीज़ को देखते रहें, और जो भी क्वेरीज़ हैं वो आप लोग हमसे शेयर करें ताकि वो चीज़ आप लोगों को क्लियर हो। यूनिट नंबर 2 हम स्टार्ट कर चुके हैं और आपसे जो मेरी नेक्स्ट क्लासेस रहेंगी वो न्यूमेरिकल बेस्ड रहेंगी। अपनी बुक जो है वो आप लोग परचेज़ कर लीजिए। ऑथर मैं आप लोगों को बतला चुकी हूँ हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम के लिए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे आप लोगों के लिए उतना ही अच्छा रहेगा स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।